Hello everyone, I am Ravi Raj Kumar and once again I welcome you all on the platform of e-learning BEST एंड आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप या तो आप स्टेट बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए या फिर आप उसको सीईटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए आप। हर एक एग्ज़ाम के लिए आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस का ये टॉपिक है, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। एंड इसका इम्पॉर्टेंस इतना हाई क्यों है एंड किस तरीके से इसको स्टडी करना है। एंड देखिए इंटीग्रेशन की जब बात आती है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का जो सबसे वास्ट टॉपिक है, सबसे वास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का नाम सुन करके बहुत सारे बच्चों के दिमाग के तारे हिल जाते हैं, उनके कल पुर्जे हिल जाते हैं पूरे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि भाई आपको इसको इसका नाम सुन करके आपको घबराने की ज़रूरत पड़नी चाहिए या फिर इसके क्वेश्चंस को देख करके आप सरेंडर कर जाओ, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो आपके थॉट्स हैं इसको ले करके जो परसेप्शन आपने डेवलप कर लिया है, डेवलप क्यों किया? क्योंकि आपके सीनियर्स ने शायद आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्या आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की? पहले नहीं की। क्या आपके सीनियर्स ने जिन्होंने सॉल्व किया था, क्या उन्होंने अपना एफर्ट पुटअप किया था पूरा? येस और नो? आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो, है ना। तो मालूम ही नहीं कि उन्होंने किया था या नहीं किया था। तो अगर मैं उनकी बेसिस पे मैं इस चीज़ को अपने आप को आंक रहा हूँ कि ये मेरे लिए भी मुश्किल होने जा रहा है, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ कि ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे सिंपल टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ मैं, ये कंप्लीटली ना डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली। मैं कहता हूँ आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो खाली। और इंडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा और रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है कि भाई आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए होने चाहिए या बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन की जितने भी बेसिक फार्मूले, सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। एंड तीसरा चीज़ जो है कैलकुलेशन, कॉमन सेंस आपका, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पे लगेगी। एंड जो हमेशा आपके पास अगर अवेलेबल है तो आपके पास कोई भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी इंटीग्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड इसको देख कर के घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एंड इनफैक्ट आप एक लेक्चर हो सकता है, 2 लेक्चर या फिर हो सकता है कि एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज सॉल्व करते करते आपके पास डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। बट जब आप 1 या 2 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एंड ये इसमें आपको मज़ा आने लगेगा। फिर ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एंजॉय करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो इसमें कम्प्लीटली है, पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। इनफैक्ट मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक में भी ऐसा ही होता है। ये आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको उठा करके रीड कर रहे हो। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट बुक उठाया, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे, 2-4 क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पेन एंड पेपर। पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतना ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही डीप है, बहुत डीप है ये टॉपिक। तो जितनी गहराई में आप जाओगे उतना ज़्यादा आप एंजॉय करोगे इसके सॉल्यूशन को। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। ऐसा नहीं कि एक बहुत मुश्किल सा सम आपके पास आ जाएगा और ऐसा कुछ आपके सामने रखा जाएगा जो कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा सिर्फ डिफरेंशिएशन आप अपना स्ट्रांग रखिए, बाकी का पूरा का जितना भी इसमें है कंटेंट है ना, सारे के सारे कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से हम यहाँ पे इसको हमने बोला है भाई, है ना, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये कंप्लीटली ये टॉपिक किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये 100% मैं कहता हूँ, ठीक है, ये 100% डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डिफरेंशिएशन के ऊपर। जस्ट आप एक जितने भी फॉर्मूले मैंने कहा सारे के सारे फॉर्मूले याद रखिए सिर्फ, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन के ऊपर कंप्लीटली इंडेफिनेट इंटीग्रल है। एंड आपको मैंने ये पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से है और कौन कौन से लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, मैं ये भी डिस्कस करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी ज़रा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि किस तरीके से ये कनेक्टेड है। तो डिफरेंशिएशन पे 100% ये डिपेंडेंट है।
डिफरेंशिएशन की सारे फॉर्मूले, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ आप याद रखिए, आपके पास कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जाएगा तब, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, अब हर टॉपिक का एक नया कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स तो रहेंगे भाई, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स नए रहेंगे, बाकी का पुराना जो बैकअप है आपके पास उसका इस्तेमाल करिए, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक बार आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल पे आ जाते हो, फिर आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रल जब कंप्लीट हो जाता है, एंड सबसे वास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल ही है। पूरे कैलकुलस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे 5 मैंने टॉपिक दिखाए हैं, पूरे की पूरे ये 12th स्टैंडर्ड के जो कैलकुलस हैं, मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को कंसिडर नहीं किया है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो 5 कैलकुलस के पोर्शन दिखाए गए हैं, इसमें से सबसे वास्ट है जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। वास्ट है मैं कह रहा हूँ, ठीक है, टफ नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत ही वास्ट है सिर्फ अपने आप में। एंड अगर ये एक बार कवर कर ले रहे हैं तो इसके ऊपर ये 99% डिपेंडेंट है, ठीक है। सिर्फ 1% यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट ये लेकर के चलता है कि भाई जब इंडेफिनाइट में आओगे तो आपके पास लिमिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप डेफिनाइट इंटीग्रल पे एक बार आ गए तो डेफिनाइट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, भाई इसमें और इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है यार, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब भाई ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर के आपसे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, पोल पोलर के बारे में डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक जो ज्योमेट्री होती है ना, फिगर होता है कि कौन से इक्वेशन के लिए इसका फिगर किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, बस वो, मतलब किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। एंड बाकी की इसके जो इस पे डिपेंडेंसी मैं कह रहा हूँ, है ना, डेफिनाइट इंटीग्रल पे डिपेंडेंसी, तो आप कह लीजिए भाई 95% तक की डिपेंडेंसी कंप्लीटली इसके ऊपर ही है। एंड इनफैक्ट 100% एप्लीकेशन इसका है भाई, एप्लीकेशन ही नाम इसका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। अब जब एक बार ये कवर कर लेते हो आप, तो उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है आपका कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से आपको याद होगा अभी जस्ट आप लोगों ने फिनिश किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है था, राइट। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या था, तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द वेरिएबल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी वैसे ही होता है कि भाई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है डी, या फिर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि dy बाई डी एक्स का टर्म प्रेजेंट हो, y हो, x हो और कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे एंड उसके सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, अगर आपका ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल हो चुका है तो ये भी बहुत सिंपल रहेगा, मतलब फिर से ये इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, ठीक है, कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई। तो ये इस तरीके से डिपेंडेंसी हो रही है, मतलब आपका क्या है कि आपका ये वाला बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ये वाला, ये स्ट्रांग है आपका डिफरेंशिएशन। तो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, मतलब आप इन सारे को स्ट्रांग बना सकते हो, मैं कह रहा हूँ। ये स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, जरूरी नहीं है बिना किए हुए, ठीक है। इसमें बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा भाई, एफर्ट बहुत लगेगा। देखिए इंटीग्रेशन एक टॉपिक ऐसा है जो कि सिंपल है, ईजी नहीं है। सिंपल है लेकिन ईजी नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई। सिंपल और इजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिंपल है मतलब किया तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ये इजी नहीं है, मुश्किल है थोड़ा लेकिन सिंपल है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि सिंपल है, करेंगे तो हो जाएगा, राइट। एंड अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस किस लेवल पे कितना है। मतलब मैं होल एंड सोल, अगर मैं यहाँ पे एक और टॉपिक आपके लिए यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर ले रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये टोटल 6 टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इन सब से इन सब में कोई ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, आपके लेवल पे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हायर लेवल पे जाते हैं तो इसमें इन सब का इस्तेमाल या फिर इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को देखना पड़ता है कि भाई एप्लीकेबल है कि नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे या इंटीग्रेशन की बात जो भी करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को अगर मैं पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। तो बोर्ड में कॉन्टिन्यूटी के जो रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी आपके 4 मार्क्स के रहते हैं लगभग, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो आपके रहते हैं 6 मार्क्स के अप्रॉक्स रहते हैं, ठीक है, 4 to 6 मार्क्स के बीच रहते हैं। एंड इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ये जो पूरा टॉपिक है इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ये लगभग 7 मार्क का रहता है। डेफिनाइट इंटीग्रल पे आओगे तो ये 4 मार्क्स का आपका रहता है,
And application of definite integral, again this is of 4 marks and this is of 4 marks also, right? So if you will add them up, so 6, 14 and 17 and 12, लगभग 29 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब कह लो भाई कि 25 to 29 मार्क्स इतना आपको ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, है ना, ये दे करके जाने वाला है बच्चा, ठीक है। तो 100 मार्क्स का लगभग 30%, ठीक है, या फिर आप 80 मार्क्स का पेपर कंसीडर कर रहे हो तो 80 मार्क्स का लगभग 30 to 35% पोर्शन ये कवर करके जाएगा, कौन सा, कैलकुलस। तो आप इसको स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है। आपने अगर इसको स्ट्रांग बना लिया तो ये अपने आप स्ट्रांग बन गया, और एक बार ये स्ट्रांग बन गया तो ये सब बच्चा कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब कुछ भी नहीं है अगर आपने एक बार इंडेफिनाइट इंटीग्रल को अपना बना लिया तब, राइट। तो ये मैंने बोर्ड लेवल की बात की। अगर मैं अब सीईटी के लेवल की बात करता हूँ, ठीक है, मैं सीईटी पे आता हूँ, तो सीईटी में आपको मालूम होगा कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में से अभी 20 मार्क्स जो है, ठीक है, ये 11th का पोर्शन रहता है, मतलब बाकी बच गया 80 मार्क्स किसका, 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड का 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, अब उसमें से 50% इसका, मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन ये पार्ट 2 करेगा, M2 का, ठीक है। अब ये M2 में से अभी सोचिएगा, टोटल आपके पास 8 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक में से 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, मतलब कितना हो गया, तो ये लगभग 70 to 75% टॉपिक पोर्शन है ना, 70 to 75% पोर्शन आपका कैलकुलस का रह गया। तो 70 to 75% 40 मार्क्स का मतलब कितना देखी जाएगा, 30 मार्क्स लगभग कैलकुलस वाला पोर्शन आपको देखी जाने वाला है सीईटी में। सो 100 मार्क्स में से, है ना, आप 30 मार्क्स कैलकुलस से ही ला सकते हो अगर आप कैलकुलस को अपने स्ट्रॉन्ग बना के रख लिया तो, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी एंड बेसिकली फ्रॉम डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो आप ये सारे टॉपिक्स को अगर अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है स्कोर करना कैलकुलस में। और ये 30 मार्क्स आपको श्योर शॉट आता है भाई, श्योर शॉट आता है कि 30 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं जाने हैं, ठीक है। सो आप सीईटी के लिए देखेंगे तो 30 मार्क्स डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, ठीक है, तो जेई में आपको मालूम होगा शायद कि जो 30 to 35% तक का जो सिलेबस होता है, ठीक है, एवरी ईयर वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं है। सो 30% में मिनिमम भी अगर मान के चलूँ तो 30% जो सिलेबस रहता है ये कैलकुलस का होता है, ठीक है, किसका होता है, कैलकुलस का होता है। अब ये कैलकुलस का जो 30% सिलेबस होता है मतलब 30 मार्क्स की क्वेश्चंस। अब ये कैलकुलस अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, हालांकि अगर आपने इस लेवल पे बेसिक है, ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपना बेस जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप इस लेवल पे कभी नहीं आ सकते हो जेई के लेवल पे। तो अगर ये बेस प्रिपेयर कर रहे हो मतलब आप जेई लेवल का भी लगभग 30 मार्क्स का प्रिपरेशन कर ले रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट बुक्स यूज़ करने पड़ेंगे, सेंगेज, अरिहंत वगैरह के, तब जा करके आप जेई लेवल पे जाओगे। लेकिन इसका बेसिक कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होता है, राइट है। तो जो बच्चे जेई के एग्जाम में या फिर सीईटी के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, तब आप ये पूरे के पूरे पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, ठीक है, एटलीस्ट कर लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एंड ये जो टॉपिक्स हैं ना इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं, जैसे मैंने कह लिया कॉन्टिन्यूटी है, तो कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है। या फिर मैं और भी कह ले रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और मैं एलपीपी ले लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो आपको पढ़ने हैं, या मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ। तो ये जो टॉपिक्स हैं स्प्लिटअप्स हैं अपने आप में, ठीक है, स्प्लिटेड टॉपिक्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब आपको अलग कॉन्सेप्ट्स हर टॉपिक में कवर करने हैं और नए कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये सब इंटरकनेक्टेड है भाई, तो इसको कवर अप करना सिंपल रहता है। बट ये थोड़ा वास्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वास्ट टॉपिक है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। मैंने बोला ये सिंपल है, ये ईजी नहीं है, अगर किया गया तो सिंपल है। सो अगर आपको अच्छे स्कोर्स चाहिए स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर सीईटी के एग्ज़ाम में या फिर जेई, बिटसैट, एसआरएम, जो भी एग्ज़ाम आप अपेयर कर रहे हो, तो उसमें अच्छे स्कोर करने के लिए आपको कैलकुलस की पूरे पोर्शन को कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये कर लिया मतलब आपका स्कोर, बाकी बच्चे जिन्होंने कि इसके ऊपर वर्क नहीं किया है
उन लोगों से कहीं हाई आपका स्कोर रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इंडेफिनाइट इंटीग्रल। तो इस इंडेफिनाइट इंटीग्रल को बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी करिए। एंड हम लोग जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा यहाँ से कि भाई इंडेफिनाइट इंटीग्रल है क्या और इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। देखिए, हर टॉपिक के पीछे का कारण होता है, बिना कारण के कोई भी टॉपिक को पढ़ा नहीं जाता। क्यों पढ़ा जाता है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए समझना उस चीज़ को। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है हमें, ठीक है। एंड इंडेफिनाइट इंटीग्रल को समझने के लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेफिनाइट इंटीग्रल।